जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, अब ये जो टॉपिक है ये हमारा थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारा प्रैक्टिकल तो ये है ही लैब के अंदर। ठीक है, तो आज हम इसको सबसे पहले थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं कि थ्योरी के अंदर जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल वो है क्या, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये रेजिस्टेंस ले लिए इस तरीके से। इस रेजिस्टेंस को बोल दो P, इसको बोल दो Q, इसको बोल दो R और इसको बोल दो S। ये हमने 4 रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिए। ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे की K2 हो गई, की K1 हो गई। ये हमने कोई भी सेल ले लिया जिसकी EMF E है। ठीक है, और यहाँ पे की K2 हो गई है। अब यहाँ पे जो P और Q रेजिस्टेंस है वो तो हम जनरली फिक्स लेते हैं, चेंज कर भी सकते हैं, इसके पैरेलल में लगा दो, सीरीज में लगा दो, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हम फिक्स लेके चल रहे हैं। आर हमारा वेरिएबल होता है। जब भी हमें इस पूरे के पूरे ब्रिज को बैलेंस करने की जरूरत होगी तो हम आर को चेंज करके बैलेंस करेंगे। ठीक है, आर हमारा वेरिएबल होता है और एस अननोन रेजिस्टेंस होता है। कोई जरूरी नहीं है, बट हम मान के चलिए कि इस डायग्राम के अंदर कुछ ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो जब हम P Q R S को इस तरह से सर्किट में कनेक्ट करेंगे कि K1 को सबसे पहले हमने K2 को क्लोज कर दिया और फिर K1 को क्लोज कर दिया। K2 को क्लोज करके जैसे ही हमने K1 को क्लोज किया, तब अगर गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। अगर इसने कोई करंट मेजर नहीं किया, करंट की जो मेजरमेंट है वो 0 है, दैट मीन्स अभी जो गैल्वेनोमीटर है वो हमारा जो ये पूरा का पूरा ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। बट क्या ये 100% श्योर है? अगर हमारे सर्किट में कोई एरर हुआ और सर्किट ऑन ही ना हुआ तब भी तो ये 0 ही शो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको अनबैलेंस करके अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इसका करंट मेजर करते हैं, देखने के लिए कि सर्किट काम कर भी रहा है या नहीं। उसके बाद हम जब प्रॉपर हमने देखा कि सर्किट काम कर रहा है, तब हम इसके करंट को 0 बनाएंगे। अब कैसे चेंज करके देखेंगे करंट के वेरिएशन को, वो हम इसके आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर और न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जब गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करता है, दैट मीन्स जो ब्रिज है हमारा बैलेंस हो जाता है। ब्रिज है हमारा बैलेंस हो जाता है और यही इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ पढ़ते हैं या इसको सॉल्व करते हैं, जो भी तुम्हें बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए देखो, ये सेल है, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है आई। आई करंट गया, आई में से मान लेते हो ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है I1 जा रहा है, तो इधर कितना बच गया, I माइनस I1 बच गया। ठीक है, अब I1 जा रहा है, I1 में से गैल्वेनोमीटर में करंट गया Ig, तो इधर कितना बन गया, I1 माइनस Ig, ये हमारा क्यू रेजिस्टेंस है। इधर कितना बच गया, अब देखो I माइनस I1 आ रहा है और ऊपर से Ig करंट आ रहा है, तो इधर बन गया I माइनस I1 प्लस Ig, ये वाला बन गया। ठीक है, अब यहाँ से जो ओवरऑल करंट ऐड होके यहाँ पे जाएगा सेल की नेगेटिव टर्मिनल में, तो हमारा पूरा का पूरा करंट देखो, I1 से I1 कैंसिल, Ig से I कैंसिल, तो यहाँ पे ओवरऑल करंट सिर्फ I बच गया और I ही बचना चाहिए था, तो हो गया। अब हम इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करते हैं। यूजिंग केवीएल ऑन लूप ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, ये तो बी तो है ही, बी, ए बी सी डी, तो लूप ए सी डी ए, इस लूप के ऊपर हमने केवीएल अप्लाई किया, हमने ये वाले डायरेक्शन मान लिए। अब देखो हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं ना, हम ऐसे गए, करंट भी ऐसे गया, तो I1 और रेजिस्टेंस कितना है इसका P। अब
हम नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है, तो प्लस करंट IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। उसके बाद हम ऐसे जा रहे हैं और करंट ऐसे आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव I माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना हो गया R इज इक्वल टू 0। पूरी लूप के अंदर ओवरऑल जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो गया, 0 हो गया। इसको सोल्व करो, I1P प्लस, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे कैसे कैसे छोड़ सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट मान के। ठीक है, अब हम इस वाले लूप के अंदर केवीएल अप्लाई करेंगे। हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग केवीएल ऑन लूप, कौन सी होगी, डी बी सी डी। इस लूप पे हमने केवीएल अप्लाई किया, तो स्टार्ट करते डी से। हम ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट भी ऐसे मूव कर रहे हैं, I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है क्यू। उसके बाद हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहे हैं, तो नेगेटिव I माइनस I1 प्लस IG और रेजिस्टेंस कितना है, ऐसे। ठीक है, अब हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, तो माइनस IG G इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, R की वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे। R की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो IG करंट है 0 हो जाए और हम नल मेथड को ऑब्टेन कर पाए। नल मेथड मतलब कि हमने जो गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 करंट ऑब्टेन कर लिया है, तो और हमारा जो ब्रीज है वो बैलेंस हो गया, हमारा ब्रीज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ब्रीज हमारा बैलेंस हो गया। तो उस केस में अगर IG 0 है, तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर IG को 0 पुट करो, तो कितनी आएगी, I1P, IG 0 तो ये पूरी टर्म 0, I माइनस I1 R इज इक्वल टू 0 है। अब ये नेगेटिव टर्म उस तरफ जाके पॉजिटिव हो गई, तो मैं इधर ऐसे कर दूं, हो गया। अब दूसरी देखो, ये वाली टर्म कितनी बनी, ये I1 क्यों, क्योंकि IG को हमने 0 पुट कर दिया, इधर माइनस I माइनस I1, IG को 0 पुट किया तो S, IG 0 हो गया इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने इक्वल का सिंबल लगा लिया। डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, कितना बना, I1P डिवाइड बाई I1Q, I माइनस I1 R, I माइनस I1 S। I1 से ये वाली टर्म कैंसल आउट, तो हमारे पास आ गया P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। यही हमारी व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल की कंडीशन है कि जब हमारा ब्रीज तभी बैलेंस होगा, मींस तभी बैलेंस होने का मतलब गैल्वेनोमीटर तभी करंट 0 शो करेगा अगर इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो, मतलब हम ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो इन रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। मींस मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है। तो अब देखो इन दोनों का रेशियो 4/8 कितना आ गया, 1/2, और इनका रेशियो 1/2। तो मतलब अब गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट होगा, 0 करंट होगा, और हमारा जो ब्रीज है वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्या हम इस व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल को लो रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल हो, नहीं यूज कर सकते। क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा लो या बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो हो गई, P Q R S की वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा लो है, तो उस केस में जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स हैं, उनका रेजिस्टेंस भी इनके साथ कंपैरेबल हो जाएगा। जो भी वायर्स हमने ये कनेक्ट कर रखी, इन सभी का रेजिस्टेंस लगभग इक्वल हो जाएगा और फिर सर्किट का कोई
फायदा ही नहीं रहेगा, मतलब एक्यूरेसी है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहां पे एरर आ जाएगा। समझ आया? जब हमने पी क्यू आर एस को बहुत स्मॉल कंसीडर कर लिया तो उस केस में, अब इस क्वेश्चन को मैं आगे लिखवाऊंगी, अगर नहीं समझ आया तो थोड़ी देर बाद लिखवा दूंगी, ठीक है? तो अभी के लिए इसको तुम स्पेस देके छोड़ सकते हो गया ये टॉपिक। तो नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल। अब व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जो हम इस टॉपिक में भी देखेंगे, और दूसरा टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। कैसे? तो देखो यहाँ पे हमने वही P और Q दो रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिए और एक हमने R रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया। R यहाँ पे वेरिएबल है और P और Q हमारे पास क्या है? फिक्स है। और जो ये S रेजिस्टेंस है, S हमारा क्या है? अननोन है, अननोन है। अब ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ना, ये हमने कौन सा लिया है? तो सबसे पहले ये देखो, अननोन रेजिस्टेंस के लिए हमने एक प्लैटिनम वायर ले ली, प्लैटिनम वायर, और उस वायर की लेंथ हमने मान लिया 50 सेंटीमीटर। मतलब इस तरीके से हमने कोई एक वायर कंसीडर कर ली और उसकी लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर, प्लैटिनम की वायर है। एक हमने ये जो रोड ली है वो इंसुलेटर ले लिया, हमने नॉन कंडक्टिंग रोड ले लिया, नॉन कंडक्टिंग, जैसे हमने माइका की ले लिया, जो भी लेनी है तुम्हें, नॉन कंडक्टिंग रोड हमने ले ली। और उस नॉन कंडक्टिंग रोड के ऊपर, जैसे ये हमारी रोड हो गई और ये जो वायर है, सबसे पहले इसको डबल कर लो। वायर को डबल करने का मतलब हमने कुछ ऐसे कर लिया, ये जो वायर थी, अब जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर थी वो 25 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है? डबल करके अब इसको रैप कर दो। जब हम इसको डबल करके रैप करेंगे ना, डबल करके रैप करने का मतलब कुछ ऐसा हो गया, जैसे हमारे पास ये वायर होगी, ये हमने इसको डबल कर दिया है, डबल करके, और हम इसके ऊपर इस तरीके से इसकी वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको डबल करके यहाँ पे हम वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है? और जो ये वाइंडिंग होगी वो होगी नॉन इंडक्टिव, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। अब ये जो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग है, इसका मतलब क्या होता है? नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का मतलब इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब देखो, जब ये वाइंडिंग बन रही है, मतलब कॉइल बन रही है ना, कॉइल में अगर करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, और उसी एक की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब हमने दो वायर को डबल करके रैप किया हुआ ना, तो उसकी वजह से एक की मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, और ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे वायर की हमने वाइंडिंग कर दी, और वो वाइंडिंग क्या है? नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। किसकी? प्लैटिनम वायर की। और ये क्या है? एक नॉन कंडक्टिंग रोड है। नॉन कंडक्टिंग क्यों लिया? वरना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे सारा जो सारा का सारा ब्रीज का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, इसलिए हम नॉन कंडक्टिंग लेते हैं। क्लियर हो गया अब इतना? ठीक है। अब हम सबसे पहले की K2 को क्लोज करेंगे, की K1 को क्लोज करेंगे, ठीक है? इसमें से कोई भी करंट गया, कितना करंट जा रहा है, कहां कहां से कितना करंट जा रहा है, अभी हमें कोई लेना देना नहीं उस चीज से, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, हमें फॉर्मूला पता है कि P बाई क्यू इज इक्वल टू होगा R बाई एस, ठीक है? अब सबसे फर्स्ट केस हम क्या लेंगे कि टेम्परेचर को स्टार्टिंग में 0 डिग्री ले लो इस पोर्शन के ऊपर। ये जो हमने वायर लिए इसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लेंगे। लेट द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, देन R naught is the resistance of platinum wire,
प्लैटिनम वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नोट होगा। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस आर की बजाय अगर आर नोट हो गया यहाँ पे, इसका नहीं है, एस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर नोट हो जाएगा। एस का अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ। जब टेम्परेचर 0 है तो हमारा एस किसके इक्वल हो गया, आर नोट हो गया। अब देखो एस की वैल्यू चेंज हो गई तो हमें रेशियो को चेंज करने के लिए आर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो टू बैलेंस द ब्रीज, टू बैलेंस द ब्रिज, लास्ट में बैलेंस की स्पेलिंग गलत थी, पीछे वाले टॉपिक में ठीक कर लेना। टू बैलेंस द ब्रिज वी एडजस्ट, वी एडजस्ट आर इक्वल टू आर डैश। हमने आर की वैल्यू को एडजस्ट कर दिया और उसकी वैल्यू कोई आर डैश कोई वैल्यू होगी। ठीक है, देन हमारे पास ये क्या बना, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की कंडीशन P बाई क्यू इज इक्वल टू आर डैश डिवाइड बाई आर नोट, और यहाँ से आर डैश किसके इक्वल आ गया, P आर नोट डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, नेक्स्ट सेम प्रोसेस हम करेंगे, लेट द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको लिखते रहना, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा देन आर नोट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर, तब आर 100 इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन द आर 100 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर। सो बैलेंस, टू बैलेंस द ब्रिज वी एडजस्ट आर इज इक्वल टू आर डबल डैश। आर की वैल्यू फिर से चेंज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर नोट की जगह अब कितना आ गया, आर 100 आ गया है, तो यहाँ पे आर की जगह कितना आ जाएगा, आर डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की कंडीशन क्या बनेगी, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर डबल डैश और डिवाइड बाई आर नोट की जगह आ जाएगा आर 100। तो यहाँ से आर 100 सॉरी आर डबल डैश इज इक्वल टू P आर 100 और डिवाइड बाई क्यू। हमारे पास ये दो कंडीशन बन गई है। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया कि इसका ये तो हमने 0 डिग्री माना, 100 डिग्री सेल्सियस माना, अब मान लेते हैं एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T, T कितना टेम्परेचर हमें खुद को नहीं पता, हम ही तो ये बोल रहे हैं ना टेम्परेचर मेजरमेंट, हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते। तो ये मतलब ऐसा ले लो कि हमने एक बाउल के अंदर बहुत गर्म पानी ले लिया, उस पानी का टेम्परेचर कितना हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है कि उस पानी का टेम्परेचर कितना था। ठीक है, तो वो टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए जब उस बाउल के अंदर इस वायर को डिप कर देंगे तो ये पर्टिकुलर जितना बाउल के अंदर पानी का टेम्परेचर उतना इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर के ऊपर मान लेते हैं कि आर टी इज रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, इज रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टू बैलेंस द ब्रिज वी एडजस्ट आर इज इक्वल टू, आर की हमने कोई और वैल्यू रख दी है, इसको कोई भी और नाम दे लो तुम, आर ट्रिपल डैश नाम दे दो, आर ट्रिपल डैश। जब इसकी वैल्यू आर टी होगी तो यहाँ पे इसको तुम आर भी बोल सकते हो सिंपल, इसकी वैल्यू को हमने पूरा का पूरा आर ही रख दिया, आर की वैल्यू को अब आर कर दियो, नोटेशन ही तो देनी है, तुम आर बोल दो। ठीक है, तब हमारे पास ब्रीज को बैलेंस करने के बाद क्या आएगा, P बाई क्यू, एज इट इज लिखते रहना, ये P बाई क्यू आर डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर टी, आर टी हो जाएगा ना, एस की वैल्यू कितनी आई है, आर टी आई है, तो यहाँ से आर टी किसके इक्वल आ गया, आर की वैल्यू आ जाएगी, यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, आर की पी आर टी डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, ये आ गई हमारे पास, यहां से आर की वैल्यू आ गई। अगर इसको थोड़ा सा अगर तुम्हें बुक से मिलाना है ना, तो बुक्स में इन्होंने जब 0 डिग्री टेम्परेचर रखा तो इसकी वैल्यू को इन्होंने आर ही रखा हुआ है, और जब हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा तब आर डैश रख दिया। ठीक है, और जब हमने आर टी कोई टेम्परेचर टी रखा तो इसकी वैल्यू को आर डबल डैश रख दिया। ठीक है, अब ये बुक वाला एज इट इज हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना,
अगर बुक से कर रहे हो तो बुक में थोड़ा सा ये अलग दिखेगा, इसलिए मैंने इसको अब ठीक कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे। आर को आर ही रखो, आर को आर डैश रखो और आर को आर डबल डैश रखो। ठीक है, यहाँ पे आर डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हुए? ठीक है ना, क्लियर है ये। अब यहां से देखो, इस वाले मेथड से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, आर डबल डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तुम्हें आर टी फाइंड आउट करना है तो आर टी फाइंड आउट कर दो। आर टी अननोन रेजिस्टेंस है इस वायर का, तो कितना हो जाएगा, आर डबल डैश क्यू डिवाइड बाई पी। ठीक है, और यहां से अगर तुम्हें आर 100 फाइंड आउट करना है तो आर डैश क्यू डिवाइड बाई पी, और यहां से अगर आर नोट की वैल्यू देखनी है तो आर क्यू बाई पी। ठीक है, जो भी तुम्हें निकालना है निकाल सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ से हम टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वाली वैल्यू नोट डाउन कर लो, यूज होगी आगे अभी। अब हमें इसको टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, अब हम ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर टी, इनिशियल टेम्परेचर 0, तो टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया सिंपल टी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहां से सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर लो। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी। ठीक है, यहां से अल्फा निकाल लो, आर टी माइनस आर जीरो डिवाइड बाई आर जीरो इंटू टी, अल्फा निकल गया। क्लियर। दूसरा, जब हम टेम्परेचर को 100 कर देते, क्योंकि टेम्परेचर को एक बार हमने टी रखा था, एक बार हमने 100 रखा था, तो जब हम 100 रखेंगे टेम्परेचर को तो इसी के अंदर भी कर सकते हो, वरना तो इधर से कर लो, इधर से कर लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। आर जीरो प्लस आर जीरो, इनिशियल टेम्परेचर सेम रहेगा, टी कितना आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर 100, इनिशियल टेम्परेचर 0, तो ये आ जाएगा 100। तो आर 100 माइनस आर जीरो डिवाइड बाई आर जीरो इंटू 100 इज इक्वल टू अल्फा। तो दोनों जगह से हमने अल्फा निकाल लिया। अब कंपेयरिंग बोथ, दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया। आर टी माइनस आर जीरो इंटू टी इज इक्वल टू आर 100 माइनस आर जीरो इंटू 100। ठीक है, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टी की चाहिए, तो टी की चाहिए तो टी की निकाल दो। आर जीरो से आर जीरो कैंसिल हो गया, तो यहां से आर टी माइनस आर जीरो और डिवाइड बाई आर 100 माइनस आर जीरो इंटू 100 इज इक्वल टू टी। टी को उस तरफ ले गए, बाकी सारी टर्म इस तरफ ले। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास टी टेम्परेचर। ठीक है, बट अब अगर हमें इन सभी की वैल्यूज की फॉर्म में नहीं रखना है तो अब हम क्या करेंगे, यहां से सारी वैल्यू एज इट इज पुट कर दो। आर टी की, आर 100 की, आर टी की, आर 100 की और आर जीरो की, तीनों वैल्यू पुट करो। तो देखो सभी में क्यू पी और क्यू पी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। ठीक है, तो आर टी का कितना बचेगा, आर टी की जगह आर डबल डैश, आर जीरो की जगह कितना बचेगा, आर, आर 100 की जगह कितना बचेगा, आर डैश, और आर जीरो की जगह आर इंटू 100 इज इक्वल टू टी। तो एक फॉर्मूला हमारा टेम्परेचर को फाइंड आउट करने का ये आ गया। तो इस तरीके से हम व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल का यूज करके, जो हमने प्लैटिनम वायर ली थी या फिर जो हमने बाउल के अंदर पानी लिया था जिसके अंदर हमने वायर को डिप किया था, उसका टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीटर ब्रीज या फिर हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रीज, और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सेल होगी, की होगी, ए और बी से हमने कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे ये जो रेड वाले दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं कॉपर की स्ट्रिप्स, कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स होगी, और डी के साथ हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और जे हमारी क्या हो गई, जो की हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास एक वायर होगी, एसी क्या है, हमारे पास वायर है।
चीज की वायर है। अब इसको ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो वायर होगी वो हो सकती है कांस्टेंट टन की हो, या फिर हो सकती है मैगानीन की हो। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देखते रहना, चेक कर लेने पर। अब देखो कांस्टेंट टन मतलब ये एक मिक्सचर है, कॉपर जिसमें 60% होगा और निकिल जिसमें 40% होगा। अगर 60% कॉपर और 40% अगर हम निकिल को मिला दे तो कांस्टेंटन वायर बन जाएगी, मतलब एक मटेरियल बन जाएगा कांस्टेंटन। उसकी वायर हमने ले ली है और कितनी वायर लेंथ कितनी है, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर ब्रीज के अंदर या फिर स्लाइड वायर ब्रीज बोलो, मीटर ब्रीज के अंदर जो वायर की लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर ही लेंगे हम। मैगानीन में हमारे पास कॉपर हो जाएगा 84% और हमारे पास मैग्नीज हो जाएगा 12% और निकिल हो जाएगा 4%। ठीक है, इन तीनों मेटल्स को मिला के हमने जो मटेरियल तैयार किया, एलॉय तैयार किया, वो मैगानीन हो गया और मैगानीन से हमने वायर बना दी। तो ये जो मीटर ब्रीज की ए सी वायर है, वायर का नाम क्या है, ए सी, ये रही ए सी, ये एक वायर है। इस वायर का 1 मीटर की इसकी लेंथ है और ये इसका मटेरियल हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस लगा दो। ये हो गया हमारे पास आर, जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। आर क्या हो गया हमारे पास, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स हमने लगा दिया और इधर हमारे पास क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हम एक्स बोल देते हैं। एक्स क्या है यहाँ पे, अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, वही वैल्यू हम निकालना चाहते हैं या फिर वही वैल्यू निकालना चाहेंगे। ठीक है, या फिर इसके साथ पैरेलल में या सीरीज में कोई और रेजिस्टेंस ऐड हो सकता है। मे बी इसके पैरेलल में यहाँ पे मैं एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दूं वाई, ठीक है, या सीरीज में ऐड कर दूं या 2 और ऐड कर दूं या 3 और ऐड कर दूं, कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली पूरा का पूरा जो एक न्यूमेरिकल्स के अंदर या तो इसके पैरेलल में ऐड होगा, ये इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में भी ऐड हो सकता है। ठीक है, कर लोगे, अभी इसको इतना समझ आ गया। तो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया, कौन से मटेरियल का ये बना हुआ है, हमने कहाँ पे क्या क्या चीजें अटैच कर रखी है। ठीक है, इसकी जो थ्योरी होगी वो तुम्हें मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगी, वहां से अपना नोट डाउन कर लेना, अगर जो थ्योरी लिखने वाली है। थोड़ी बहुत जो इसकी कंस्ट्रक्शन तुम्हें लिखनी है, तो जो कंस्ट्रक्शन लिखनी है वो यहाँ से उतार लेना। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, देखो वर्किंग देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, की को क्लोज कर दिया। ठीक है, जो की के है उसको हमने क्लोज कर दिया। जैसे ही की को क्लोज किया, की को क्लोज करने के बाद इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले हम जोकी को उठाएंगे, ए पे रखेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होगी, मान लेते वो डिफ्लेक्शन हमारी लेफ्ट साइड में है। फिर जोकी को ए से उठा के सी पे रखेंगे, फिर देखेंगे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है राइट साइड में चली गई, मतलब पहले ए पे इधर थी और सी पे उधर हो गई, बीच में जीरो है। तो जब ये इधर से इधर आ रही थी सी तक, तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे निडल जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी, मतलब वायर में करंट फ्लो कर रहा है बट फिर भी गैल्वेनोमीटर बता रहा है कि जीरो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसी टाइम हम बोलेंगे कि पूरा का पूरा जो ब्रीज है वो बैलेंस हो गया है। क्लियर है, तो उसके लिए हम वो पॉइंट कौन सा होगा, बिल्कुल मिड में नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंसेस के ऊपर। उसके लिए हम जोकी को इसके ऊपर स्लाइड करवा करवा के देखेंगे कि कहाँ पे जोकी को हमने टच किया और गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ गई। मान लेते हैं कि वो जो डिफ्लेक्शन आई है वो इधर आ गई बी पॉइंट के ऊपर और ये लेंथ हो गई एल सेंटीमीटर। तो ये जो बाकी की लेंथ बच गई वो कितनी बची, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि आर क्या है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। कौन सी वायर, जो कॉन्स्टेंटन या मैगानीन की बनी हुई है, एसी वायर, पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है।
ठीक है। तो अगर 100 सेंटीमीटर का देखेंगे तो 100 आर हो गया। क्लियर है। अभी हमारे पास दो रेजिस्टेंस है आर और एक्स, हमें दो और चाहिए क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी वो कितनी थी, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। आर की जगह आर है, एस की जगह हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस एक्स दे दिया। तो P और क्यू कौन से रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पे देखो जब हमने बोला कि ब्रीज बैलेंस हो गया बी पॉइंट पे तो ए बी की लेंथ एल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द resistance of wire resistance of wire of length L सेंटीमीटर इज कितना है P मान लो और उसकी वैल्यू कितनी होगी L R, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की R है तो L सेंटीमीटर की कितनी होगी L R, तो P की वैल्यू आ गई। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 माइनस L सेंटीमीटर इज, उसको हमने बोल दिया क्यू, जो कितना होगा 100 माइनस L R होगा। ठीक है। नाउ हम यूज करेंगे यूजिंग व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल या यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर की कौन सी होगी P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। P की वैल्यू कितनी आ गई LR, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस LR, R की वैल्यू हमारे पास R है, S की वैल्यू हमारे पास X है, R से R कैंसिल। अगर हमें X फाइंड आउट करना है तो कितना आ गया 100 माइनस L डिवाइड बाई L। यहाँ से हमारे पास जब R रेजिस्टेंस बॉक्स जो हम लैब में खुद लगा रहे हैं तो R की वैल्यू पता चल गई, जो की को मूव करवा के हमें L की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे L की वैल्यू को पुट करके X जो कि अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कर लोगे ये क्वेश्चन। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था स्लाइड वायर ब्रीज या फिर मीटर ब्रीज प्रिंसिपल के थ्योरी को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। अब हम इसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखते हैं जेई मेंस के। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के अंदर देखो इन्होंने बोल रखा है कि गिवन सर्किट के अंदर जो लेंथ है ए बी वो 1 मीटर की, एक्स वाई दो रेजिस्टेंस दे के 5 ओम और 2 ओम के। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब हम यहाँ पे एक्स के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में, ठीक है, एक्स के साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, उसकी वैल्यू हम आर मान लेते हैं। जैसे ही एक्स के साथ हमने एक रेजिस्टेंस संट किया मतलब पैरेलल में लगाया, तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो कितने पे मिलता है हमें 0.625 मीटर पे, मतलब यहाँ पे आके जो ये बैलेंस हो जाता है, ये पॉइंट कितना 0.625। ठीक है, मतलब ये हमारे पास L की वैल्यू हो गई। अब बताओ ये R कितना होगा, सिंपल यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन, यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन या यूजिंग व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल, ऐसे भी लिख सकते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल। हमें पता है कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होता है, जहां पे P की वैल्यू अब कितनी है, देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान ले, P की वैल्यू कितनी है, X और R पैरेलल में है, तो X R डिवाइड बाई X प्लस R। R कितना, क्यू कितना है यहाँ पे डायग्राम के अंदर Y, और Y कितना है 2 ओम। ठीक है, X कितना है 5, X की जगह मैं 5 पुट कर दूं। ठीक है, अब R कितना है हमारे पास, R है 0.625, S कितना है, S हो गया 100 माइनस L, 100 माइनस L। अब ये तो मीटर के अंदर दे रखे है ना, तो 100 नहीं करेंगे, कितना करेंगे 1 माइनस L, 1 माइनस कितना है 0.625, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1.000 के अंदर से 0.625 गया तो 5 7 और 3 0.375। अब ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते, P की वैल्यू हो गई 5R डिवाइड बाई 5 प्लस R,
क्यू की वैल्यू हो गई 2 इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.625 डिवाइड बाई हमारे पास एस की वैल्यू हो गई 0.375। ठीक है, अब पॉइंट से ये पॉइंट पूरा कैंसल हो गया, इतना बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखो, इसको जो यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है अगर उस तरफ लेके गए तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, सिंपल, ये बच गया। अब यहाँ पे जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 5 से कैंसिल कर दो, ये 5 5 दूनी 10 5 25 हो गया। अब यहां से 5 दूनी 10 और 25 यहां से कैंसिल करो, 75 आ गया, तो इधर से 2/3 आंसर आ गया हमारा, 2/3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना है r, 5 प्लस r इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 3r और इधर आ गया 10 और प्लस 2r, प्लस 2r इस तरफ आके किसके इक्वल हो गया, ये -2r इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 10। हमारा आंसर कितना आ गया 10 ओम। मतलब जो ये x के साथ हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 ओम की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि मीटर ब्रीज के अंदर वो जो गिवन मीटर ब्रीज है वो बैलेंसिंग स्टेट में है। अब यहाँ पे ये जो जोकी है वो बैलेंसिंग स्टेट में, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, जीरो करंट है। ठीक है, वायर का रेजिस्टेंस भी इन्होंने दे रखा है 1 ओम पर सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो सर्किट है यहाँ से कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो हमें ये करंट निकालना है और हमें एक्स निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ब्रीज है वो बैलेंसिंग कंडीशन में है, मतलब आईजी कितना होगा, 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे X है, Q की वैल्यू कितनी है 6 है, R की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है ये कितना होता है, LR होता है ना इसका रेजिस्टेंस, और इसका 100 माइनस LR। अब R की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 दे रखी है, तो यहाँ पे मतलब 40 आ जाएगा और इसका रेजिस्टेंस 60 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 4 ओम। तो ये जो x आ गया वो हमारा आ गया 4 ओम आ गया, सिंपल। अब इन्होंने बोला करंट निकाल लो, एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। करंट के लिए हम सेकंड पॉइंट निकालते, सिंपल सा तो लॉजिक है। अगर ये 4 है ये 6 है, इसमें कोई करंट है नहीं, मतलब यहाँ पे कोई करंट जाएगा नहीं, तो 4 और 6 किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 6 सीरीज में है, 40 और 60 सीरीज में है, दो रेजिस्टेंस हो गए ना। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 40 ओम है, ये रेजिस्टेंस 60 ओम है, ये 4 और ये 6 ओम, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर ये आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल बना, 1 प्लस 1/40 प्लस 60। इजी है, यहाँ पे 1/10 प्लस 1/100, एलसीएम ले लो 100, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11/100। तो हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस बना वो आ गया 100/11 ओम। बट हमें नेट रेजिस्टेंस नहीं निकालना था, हमें निकालना है करंट। अब हमें पता ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 100/11, 66/100 मतलब 0.66 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर इतना करंट फ्लो करेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बहुत नया सा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल्स में आगे यूज होने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है कि इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज फाउंड एट लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब जो ये डायग्राम इन्होंने दे रखा है इसमें इन्होंने बोल दिया कि जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर हमें नल पॉइंट मिल गया। अब इन्होंने आगे क्या बोल दिया कि हमने जो ये रेजिस्टेंस है आर, इसके पैरेलल में, आर के पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और वो कितना लगा दिया है, 10 ओम का। ठीक है, अब रेजिस्टेंस अगर 10 ओम का लग गया तो जो ये नल पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाता है 10 सेंटीमीटर की तरफ। तो अब शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे देखो, जहां पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना वहीं पे हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे रेजिस्टेंस कम हुआ वहीं पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शिफ्ट, क्योंकि इनका रेशियो सेम रखना है ना। अगर ये पहले 10 था, ये पहले 20 था, ये पहले, अब यहाँ पे कितना था, ये 20 था और ये 40 था, रेशियो कितना, 1/2 1/2। अब अगर ये 10 से कम हो गया 5, ठीक है, तो अब इसको भी तो कम होना पड़ेगा, इसको भी तो 10 होना पड़ेगा, और 10 होने के लिए ये जो नल पॉइंट है ये इधर शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस आर कम हो रहा है तो हमारा नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। अगर रेजिस्टेंस एक्स कम हो रहा है तो एक्स कम हो रहा है तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ। तो उसको यूज कैसे करेंगे हम देखो, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लिख लेना, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। सबसे पहले फर्स्ट केस में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट केस में जब रेजिस्टेंस R था और इसका रेजिस्टेंस X था, ठीक है, और R की वैल्यू कितनी थी हमारे पास स्टार्टिंग में, 20, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 20 और डिवाइड बाई कितना रह गया, 100 माइनस 20, तो R बाई एक्स इज इक्वल टू 20 बाई 80, 0 से 0 4, तो यहां से कितना बन गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 4r। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4r आ गई। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस के अंदर जब r के पैरेलल में ये लग गया, ठीक है, तो उस केस में p की वैल्यू कितनी हो गई, r इंटू 10 डिवाइड बाई r प्लस 10 हो गई पैरेलल में। क्यू कितना हो जाएगा, क्यू अभी भी हमारा कितना है, x है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू आर कितना हो जाएगा, देखो पहले 20 सेंटीमीटर था, अब पॉइंट शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर से, 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में चला गया। पहले ये जो डिस्टेंस थी वो 20 सेंटीमीटर थी, 10 शिफ्ट हो गया तो कितनी बच गई, 20 माइनस 10 10 ओम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 10 सेंटीमीटर का 10 ओम डिवाइड बाई 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90 ओम। ये क्लियर हुआ शिफ्ट होने का मतलब। अगर शिफ्टेड बाई 5 सेंटीमीटर होता तो 20 माइनस 5 15 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता। क्लियर है, जहां पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है उसी साइड शिफ्ट करना है। अगर दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया तो इधर 30 आ जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो शिफ्ट इसी साइड करना है जहां पे रेजिस्टेंस कम हुआ है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 1/9 आ गया, तो इसको मैं 10r, r प्लस 10, ये x इधर है ना, 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 90r इज इक्वल टू r प्लस 10x, x की वैल्यू कितनी है, 4r है, इधर कितना आ गया, 4r, r से r कैंसिल हो गया, 4 को इसके डिवाइड में ले जाओ, 4r को डिवाइड में ले जाओ, कैंसिल करो, 45 डिवाइड बाई 2, तो यहां से r किसके इक्वल आ गया, 45 डिवाइड बाई 2 माइनस 10, जब सोल्व करोगे तो 45 माइनस 20, तो कितना आ गया, 25 डिवाइड बाई 2, ये आ गई r की वैल्यू हमारे पास। चेक करो क्या ये सही है, r की वैल्यू 50/4, ठीक है, ठीक है, 50/4 वैल्यू है, 50/4 मतलब कि 25/2,
रेजिस्टेंस हमारा 25/2 आ गया, और x की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो x आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू आर 25/2, कितना आ गया x 50 ओम आ गया। कर लोगे? सिंपल। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझने का था वो यही था कि जिस भी पॉइंट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कम हो रहा है वो जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो उसी तरफ शिफ्ट होके जाएगी, इसको उल्टा मत कर देना। अब ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये एक क्वेश्चन और दिखा दे, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और इसका सॉल्यूशन भी मैं डाल रही हूँ। पहले इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करो और फिर इसका सॉल्यूशन देख के अपना मैच कर लेना।